नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज से हम लोग रेडियो हेड ऑपरेटर का सेट शुरू कर रहे हैं और अभी मेरा पहला सेट है। इसके बाद आपको धीरे धीरे बाकी सारे सेट भी इसी तरह से मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, आपको मैं बता दूं ये जो सेट है ये इसमें 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के होंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन इंटर लेवल के हैं, यानी जैसा आपका सिलेबस है उसी के अनुसार है। दूसरी बात, इस प्रैक्टिस सेट की डबल कॉलम की पीडीएफ पाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, माई पाठशाला एप्लीकेशन पे इस डबल कॉलम की पीडीएफ को एकदम फ्री में डाल रखा गया है। आप डाउनलोड करके आप ये पीडीएफ पा सकते हैं। उसके अलावा ध्यान रखिएगा, सिर्फ 99 रुपए में साइंस का कंप्लीट क्रैश कोर्स, मतलब सिर्फ 30 घंटे में आपको साइंस पूरी पढ़ाई गई है रेडियो ऑपरेटर के लिए स्पेशली, तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो फिर, तो आज की सेट का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो बच्चों, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना हेड रेडियो ऑपरेटर का अगला सेट। यहां से मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं आज का सेट नंबर 04 और इसकी डबल कॉलम की जो पीडीएफ है वो भी आपको मिलती रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको डबल कॉलम की पीडीएफ मिल रही है। नहीं मिल रही है, कोई भी दिक्कत है तो आप सब लोग 96 102 411 इस नंबर पे फोन करके पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ये ग्रेविटेशन का सवाल है। एक्चुअली में ग्रेविटेशन वाला चैप्टर आपके में जो है वो उस नाम से है मोशन ऑफ प्लैनेट। आप देखिए, रोटेशनल मोशन ऑफ प्लैनेट, ये देखिए। तो मोशन ऑफ प्लैनेट में हम लोग ग्रेविटेशन ही पूरा पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। चलो, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण के कारण त्वरण g है, तो बताइए पृथ्वी का माध्य घनत्व क्या है। डेंसिटी पूछ रहा है। तो बच्चों, पहले मैं आप लोगों को यहां एक बात बता दूं, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना पृथ्वी के लिए, उसका फॉर्मूला होता है GME डिवाइड बाई RE²। बच्चों ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हमारा द्रव्यमान और रेडियस के पदों में होता है, लेकिन जैसे ये फॉर्मूला हम डेंसिटी के पदों में खोलते हैं, मतलब द्रव्यमान को घनत्व जुड़े आयतन के पदों में खोलते हैं, तो स्मॉल जी का एक और फॉर्मूला बन जाता है 4/3 पाई कैपिटल G रो और RE। ध्यान रखिएगा, तो ये फॉर्मूला भी बन जाता है। ये फॉर्मूला तब बनता है जब द्रव्यमान को हम डेंसिटी के पदों में खोल देते हैं, घनत्व जुड़े आयतन, और आयतन को 4/3 पाई r³ में। तो बच्चों यहां से अगर मैं डेंसिटी के बारे में पूछूं कि डेंसिटी कितना हो जाएगा, रो बराबर, तो बच्चों कहना रो में 3G ऊपर होगा और बच्चों 4 पाई कैपिटल G, इसके अलावा RE, ये सब हमारा बताइए कहां हो जाएगा, नीचे। तो बताइए इस सवाल का सही आंसर क्या जाएगा, 3G 4 पाई कैपिटल G R। ये देखो ऑप्शन नंबर सी हमारा मिल चुका है और यही हमारा कह सकते हो इसकी माध्य डेंसिटी मिड डेंसिटी का कह सकते हो फॉर्मूला होगा। तो याद नहीं करना है आपको, तो तरीका याद करना है कि कैसे यूज होना है। हाँ, ये ऊपर वाले दो फॉर्मूले जरूर याद कर सकते हैं, ऊपर वाला भी याद कर लो और ये नीचे वाला भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइम ये लो। ये भी हमारा ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। पृथ्वी की त्रिज्या पर कोणीय वेग ओमेगा है तथा ध्रुवों पर सर ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण G है। लैम्डा बराबर 60 डिग्री के अक्षांश पे बताइए गुरुत्वीय त्वरण का प्रभावी मान क्या है। बच्चों, जब भी कभी हमें अलग अलग अक्षांश पे G का मान पूछा जाता है तो याद रखना अलग अलग अक्षांश पे G' बराबर फॉर्मूला होता है G माइनस RE⍵² और आगे ध्यान रखना होता है cos² लैम्डा। यह फॉर्मूला उस समय लगाते हैं सर, ये फॉर्मूला उस समय लगाते हैं जब हमें अलग अलग अक्षांश दिया रहता है। तो बच्चों अलग अलग अक्षांश से तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 60। तो जैसे आप लैम्डा का मान यहां 60 डिग्री रखेंगे मेरे भाई, अब आप ध्यान से सुनो, आप 60 रखना तो cos 60 कितना होता है, कहना cos 60 1/2, और जैसे यहां 1/2 रखोगे बच्चों तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 RE⍵², 1/4 है ना, RE⍵² माइनस के साथ आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बताइए कौन वाला उत्तर हो जाएगा, ए आंसर। मेरे भाई ये भी सवाल बहुत ज्यादा टफ नहीं था, एकदम आसान सवाल था, कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट आइए अगला, ये लो बच्चों। अगले सवाल में ये यूनिट वाला चैप्टर का सवाल है, डायमेंशन पूछी जा रही है कि बताइए गुरुत्वीय विभव की क्या विमा है ना। तो पहले आप ये बताओ गुरुत्वीय विभव V बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या है ना, गुरुत्वीय विभव V बराबर फॉर्मूले में ऊपर वर्क होता है और नीचे मास होता है ना। ऊपर वर्क मतलब कार, नीचे मास। सर यही फॉर्मूला हमारा गुरुत्वीय विभव का होता है, वर्क अपॉन मास। सर वर्क की विमा क्या होती है, ml2T-2 जूल की विमा ml2T-2। मास
ध्यान रखिएगा, मास टी जो विमा होती है वो हमारी कितनी होती है, एम होती है। मास टी विमा एम होती है। द्रव्यमान मतलब क्लोराम, क्लोराम मतलब एम। तो बच्चों यहां देखो 8m से 8m कैंसिल, तो जो इसकी डायमेंशन बनेगी मेरे भाई वो कितनी बनेगी सर, डायमेंशन बनेगी L2T-2, L2T-2 ये हमारी डायमेंशन होगी। चलो बताइए जल्दी से, इसका उत्तर किसके साथ जाएगा, L2T-2। ये लीजिए ऑप्शन नंबर बी, सवाल का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत प्यारा सवाल था, है ना। चलो नेक्स्ट आइए, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा। मतलब पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पे क्या, घूर्णन करना बंद कर दे। पहले इस बात का मतलब समझो, पृथ्वी अभी घूम रही है ओमेगा कोणीय वेग से, है ना, ओमेगा कोणीय वेग से पृथ्वी घूम रही है। और मैं आपको बता दूं पृथ्वी का ओमेगा मैं बता भी सकता हूं, ओमेगा निकालने का फॉर्मूला होता है 2π/T, 2π/T होता है। और पृथ्वी को एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे, 24 घंटे। तो मेरे भाई जैसे ही आप यहां पर 24 रखेंगे, क्या रखेंगे 24, तो फाइनली देखिए आंसर जाएगा π/12, π/12 जाएगा। और π/12 को हम लोग लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड नहीं लिखिएगा, रेडियन पर आवर लिखिएगा। तो पृथ्वी का जो एंगुलर स्पीड है बच्चों वो π/12 रेडियन पर आवर है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो आ जाइए, ये तो हमारा हो गया ओमेगा के बारे में। अब इन्होंने ये बोला है कि अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, मतलब साफ साफ है जो पृथ्वी का पहले ओमेगा है वो ओमेगा घटकर 0 हो जाए, मतलब ओमेगा घट के हमें 0 करना है। तो बताइए भूमध्य रेखा पे जी का मान क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं, जब भी कभी भूमध्य रेखा पे जी डैश पूछा जाता है तो फॉर्मूला होता है G - RE ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना ये हमारा भूमध्य रेखा के लिए होता है। क्यों, क्योंकि भूमध्य रेखा के लिए जो कॉस लेमडा होता है ना, लेमडा 0 होता है भूमध्य रेखा के लिए, तो सिर्फ इतना होता है। अब सर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे यानी ओमेगा 0 हो जाए, अर्थात ओमेगा का मान क्या हो जाए, घट जाए। या फिर तो आप ऐसे ही देखो, अगर ओमेगा का मान घट गया, ओमेगा का मान घट गया, तो ओमेगा का मान घट जाने से बताइए ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, सर पूरी वैल्यू घट जाएगी। और पूरी वैल्यू घट रही तो बताइए जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू घट रही ना, तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मेरे भाई इस सवाल का जो सही उत्तर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था, मतलब बेहतरीन क्वेश्चन था। नेक्स्ट आइए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5वां। ये बच्चों ये जो एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क, पावर और एनर्जी, तो ये क्वेश्चन हमारे वर्क, पावर और एनर्जी का है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, हरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा ये सवाल क्या है। अगर आप चैप्टर का नाम देखिए, ये देखिए एक चैप्टर है ना वर्क, पावर और एनर्जी, तो ये उसी का है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्क, पावर और एनर्जी के सवाल से स्टार्ट करते हैं। बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। 4 किलोग्राम 9 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड के गतिज ऊर्जा का अनुपात 9 और 4 है। मतलब 2 द्रव्यमान है 4 और 9, गतिज ऊर्जा का अनुपात 9 और 4, रेखीय संवेग का अनुपात बता दो। सर यहां गतिज ऊर्जा बोली जा रही है, तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला संवेग के पदों में होता है p² / 2m। क्या होता है, तो कहना p² / 2m होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि संवेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m × k होता है, मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m × k, यही है, वेरी गुड। तो चलो भैया संवेग का अगर मुझे अनुपात चाहिए, दैट मीन्स P1:P2 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, √m × k करना होगा, √m × k। तो बच्चों पहला वाला द्रव्यमान 4 किलोग्राम देख लो, और पहले वाले की गतिज ऊर्जा है 9, इसलिए पहला वाला जो बनेगा बच्चों m × k वो 4 × 9 बनेगा रेशियो। दूसरा वाला बताइए क्या, दूसरा वाला बन जाएगा पहले वाले का द्रव्यमान, दूसरे वाले का द्रव्यमान 9 और गतिज ऊर्जा 4, 9:4। आप बात समझिए, पहले वाले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम, गतिज ऊर्जा 9, दूसरे वाले का द्रव्यमान 9 किलोग्राम, गतिज ऊर्जा 4, वही मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो 9 × 4 = 36, 9 × 4 = 36, अंडर रूट सारी वैल्यू बराबर आ जाएंगी मेरे भाई। तो आंसर जो है इसका जाने वाला है 1:1 के साथ, 1:1 के साथ। तो ये ध्यान रखना, ये हमारे वर्क, पावर और एनर्जी का सबसे फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, ये लो, ये भी तुम्हारे वर्क, पावर और एनर्जी का क्वेश्चन है। एक धातु की गेंद 32 मीटर की ऊंचाई से स्टील की प्लेट पे गिराई जाती है। यदि प्रत्यानयन गुणांक 0.5 हो तो दूसरी उछाल के बाद
अरे पहली नहीं, दूसरी उछाल के बाद गेंद किस ऊंचाई तक बढ़ेगी? बढ़िया सवाल है, थोड़ा समय लूंगा मैं। देखो जैसे कि मान लीजिए ये जमीन है, जमीन बोल दे रहा या कोई प्लेट बोल दे रहा, और इस प्लेट पर हम एक बॉल को गिरा रहे हैं, प्लेट पर हम लोग एक बॉल को गिरा रहे हैं, ये बॉल है। बॉल बताइए कितनी ऊंचाई के साथ गिराई जा रही है? सर जो बॉल गिराई जा रही है वो 32 मीटर की ऊंचाई के साथ गिराई जा रही है, 32 मीटर। ये देखो ऐसे। तो बच्चों जब बॉल गिराई जाएगी ना, तो बॉल पहले टकराएगी, पहली टक्कर के बाद बॉल कुछ यहां पहुंचेगी, फिर बॉल दोबारा टकराएगी, और दूसरी टक्कर के बाद बॉल कुछ यहां पहुंचेगी, है ना? ध्यान सुनना है ना सब लोग। तो पहली टक्कर कुछ ऐसी होगी, बॉल ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे जाएगी, ये पहली टक्कर। फिर बॉल ऐसे नीचे आएगी, फिर ऐसे दूसरी टक्कर। ये देखो, समझो। तो पहली टक्कर के बाद वो कितनी ऊंचाई तय कर रही है बच्चों? पहली टक्कर के बाद ये H1 ऊंचाई तय कर रही है, और दूसरी टक्कर के बाद ये H2 ऊंचाई तय कर रही है। हालांकि ऊंचाई धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो उन्होंने बोला क्या है? दूसरी उछाल के बाद, दूसरी उछाल का मतलब पहली उछाल ये, दूसरी उछाल ये, दूसरी उछाल के बाद बताओ गेंद कितना ऊंचाई पे जाएगी। तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जब भी कभी बॉल जमीन से टकराती है तो पहली उछाल के बाद कितना ऊंचाई पे जाएगी। तो कहना पहली उछाल के बाद जो ऊंचाई जाएगी H1, वो दा रखना E² इंटू कैपिटल H होता है, जिस ऊंचाई के साथ गिराई रही है। अरा तो जिस ऊंचाई के साथ गिराई जाती है बच्चों, उसको हम लोग स्मॉल h या H कह देते, ऐसे H। लेकिन पहली टक्कर के बाद कितनी ऊंचाई पे जाएगी, तो उसके लिए आपको E² का मल्टीप्लाई करना है पिछली वाली टक्कर में, है ना? तो अगर यहां H1 का मान पूछता तो E का मान 0.5 मतलब 8/2, 8/2 का स्क्वायर 8/4, 32। तो पहली टक्कर के बाद वो H1 ऊंचाई मतलब 8 मीटर ऊंचाई पे जाएगी। समझो बात। तो पहली टक्कर के बाद कितना ऊंचाई? 8 मीटर। लेकिन अगर ये H2 पूछता तो H2 पूछने के लिए फिर आपको E² का मल्टीप्लाई H1 में करना होगा, उसने पहले वाली टक्कर में, है ना? शुरुआत वाली नहीं, पहले वाली। उसकी E का मान 8/2, 8/2 का स्क्वायर 8/4, H1 का मान 8। मेरे भाई दूसरी टक्कर के बाद जो बॉल ऊपर जा रही है वो 2 मीटर ऊपर जा रही है। तो दूसरी उछाल के बाद बॉल कितना ऊपर जा रही है? सर 2 मीटर ऊपर जा रही है। ऑप्शन नंबर हमारा सी। बहुत प्यारा सवाल था। नेक्स्ट आइए, ये लो, ये भी वर्क पावर और एनर्जी का क्वेश्चन है, और ये ऐसा सवाल है जो सबसे फेमस सवाल है, मतलब ये बेसिक है, एकदम हार्ट ऑफ वर्क पावर और एनर्जी है। एक आदमी जिसका भार 60 किलोग्राम है, 30 सीढ़ियां जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेकेंड में चढ़ जाता है, तो आदमी द्वारा किया गया कुल कार्य और उसकी सामर्थ्य क्या होगी, है ना? बच्चों इस बात को हमेशा याद रखना, जब भी कभी आदमी द्वारा कुल कार्य पूछा जाता है तो कार्य निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना होता है। वो फॉर्मूला होता है mgh। क्या फॉर्मूला होता है सर? वर्क निकालने के लिए फॉर्मूला होता है mgh, ये होता है। लेकिन h कैसे पता चले? अब h निकालने के लिए इन्होंने बोला ना 30 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई सीढ़ियों की संख्या है 30 और एक सीढ़ी की ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, तो यहां पर h का मान 600 सेंटीमीटर होगा। h का मान 600 सेंटीमीटर होगा। अब आप बताओ 600 सेंटीमीटर को क्या हम लोग 6 मीटर भी लिख सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए वैल्यू को पुट कीजिए जल्दी से और बताइए वर्क का वैल्यू कितना होगा। वर्क का मान भाई 600 सेंटीमीटर को हमने 6 मीटर लिख दिया। द्रव्यमान कितना है? 60 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10, h का मान 6 मीटर। मल्टीप्लाई कीजिए 6 6 36, यानी वर्क की वैल्यू आ गई 3600 जूल। आ गया सर, कार्य पता चल गया। अब आपको पावर निकालनी है मेरे भाई। जब भी कभी हम पावर निकालते हैं तो पावर निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर? पावर निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर वर्क नीचे टाइम। याद रखिएगा, वर्क कितना है? 3600। समय कितना है सर? समय की वैल्यू है 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, ये देखो। तो जैसे आप यहां 20 सेकेंड रखेंगे बच्चों, तो ये हमारा 180 वॉट चला जाएगा आंसर। देख लो, तो हमारे पास 3600 जूल और 180 वॉट। 3600 जूल 180 वॉट, ये हमारा सवाल का सही आंसर है। 3600 जूल 180 वॉट।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट है, ये लो 8वां नंबर, ये ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r है। यदि g पृथ्वी की सतह पर वृत्तीय त्वरण है, पृथ्वी की सतह पे g है, तो पृथ्वी की सतह से r/3 ऊंचाई पर बताइए वृत्तीय त्वरण कितना है। सर इन्होंने ऊंचाई पे वृत्तीय त्वरण पूछा है, लेकिन कौन वाली ऊंचाई पे वृत्तीय त्वरण पूछा है? सर उस ऊंचाई पे पूछा है जहां पर h का मान r/3 है। ऊंचाई की बात हो रही है। तो बच्चों जब भी आप ऊंचाई पे जाते हो ना, तो वृत्तीय त्वरण निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो ऊंचाई पे जाने पर जब भी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g डैश निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है g ब्रैकेट में 1 + h/r की पावर -2, ये होता है। ओके चलो बताओ, g डैश बराबर g कितना है? सर g की वैल्यू हमें उसी पदों में निकालना है। h का मान कितना है बच्चों? h का मान है r/3, तो h का मान r/3 रख दीजिए, डिवाइड बाई r, ऐसे तो होगा है ना। अब थोड़ा गौर से देखिए सर, यहां r से r कैंसिल, फिर 1/3 + 1, सर 1/3 + 1 4/3, लेकिन जैसी 4/3 का, अब आप पहले इसको ऐसे लिख लो 4/3 की पावर -2। एक तो हमें स्क्वायर करना है और पावर माइनस में है, तो स्क्वायर तो कर दीजिए 16/9, लेकिन पावर माइनस में है, इसीलिए आप इसे 16/9 नहीं कहेंगे सर, इसे आप 9/16 कहेंगे, क्योंकि पावर माइनस में भी है ना। तो 9/16 जी, ये हमारे सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए 9/16 जी। चलो नेक्स्ट आइए, ये लो 9वां नंबर, बताइए एक पंप की शक्ति वॉट में है। यदि वह 30 मिनट में 1 टन पानी उठा सकता है और दक्षता 50% दी जा रही है, तो बताइए जी का मान दक्ष है। तो इन्होंने पूछा क्या है? अच्छा, पंप की शक्ति बतानी। ये पंप वाला क्वेश्चन है, हर अलग अलग कैटेगरी का मैं एक सवाल जरूर सॉल्व कराऊंगा, है ना। सुनिए ध्यान से बच्चों, याद रखना, किसी भी पंप की दक्षता का फॉर्मूला होता है, किसी भी पंप की दक्षता का फॉर्मूला होता है, आउटपुट पावर ऊपर रखिए और मेरे भाई इनपुट पावर नीचे होती है। अरे आपने आउटपुट पावर ऊपर रखा, नीचे इनपुट पावर रखा, यही दक्षता है। चलो दक्षता का मान तो दिया है, अब मैं आपको बताता हूं आउटपुट पावर कैसे निकाली जाती है। तो याद रखना, किसी भी पंप की जब भी हमें आउटपुट पावर निकालनी हो तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है mgh/t। mgh/t की मदद से हम लोग आउटपुट पावर निकाल सकते हैं। चलो द्रव्यमान बताइए कितना है? सर द्रव्यमान है तुम्हारा 1 टन। 1 टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। जी की वैल्यू 10, एच का मान 90 मीटर। समय कितना है? सर समय का मान है 30 सेकेंड। सर 30 मिनट को हम सेकेंड बना लेंगे, यानी 30 × 60 कर लेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, पावर निकालने का फॉर्मूला mgh/t होता है, उसकी मदद से हम पहले आउटपुट पावर निकाल लेते हैं, फिर इनपुट निकाल लेंगे, हैं। चलो इसको सॉल्व करा सकते हैं। कैसे? देखो, ये है 1800, ये 1800, ऊपर है 900, तो 900 है, नीचे 1800 है, 2 बार कैंसिल, तो 1000/2। सर 1000/2 बताइए कितना हो जाएगा? सर 500 वॉट। आउटपुट पावर पता चल गया 500 वॉट, इतना हो गया। अब इन्होंने बोला था, देखिए पंप की शक्ति का मतलब आपको इनपुट पावर बतानी है जो आप पंप को देने वाले हैं। तो दक्षता 50% है, 50% दक्षता का मतलब होता है 1/2 है। आउटपुट कितना आ रहा? सर आउटपुट आ रहा है 500 वॉट। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको सॉल्व करके इनपुट बताऊं कितना आने वाला है, तो आप फाइनली देखिए यहां से जो इनपुट पावर आएगी बच्चों, वो 8000 वॉट के साथ जाएगी। 8000 वॉट ये हमारी इनपुट पावर। नहीं, मिस्टेक कर दी क्या? मिस्टेक हो रही कहीं पर यार, कहीं पर मिस्टेक हो गई। फाइंड द पावर इन वॉट। एक पंप की शक्ति वॉट भी ज्ञात कीजिए। 30 मिनट में 1 टन पानी चढ़ाता है, 90 मीटर की ऊंचाई है, 90 मीटर की ऊंचाई है। सारा डेटा एकदम फिट है, वेरी गुड। 30 मिनट लिखा हुआ था, तो हमने 1 टन को 1000 किलोग्राम बनाया। 1 टन में कितना होता है? 1 कुंतल में 100 किलोग्राम, 1 टन में 1000 किलोग्राम। भाई 1 कुंतल में 100 किलोग्राम, 1 टन में 1000, ये एकदम सही है। ऊपर जी की वैल्यू 10, एच का मान 90 मीटर,
नीचे कितना 30 मिनट, 30 मिनट को सेकेंड बनाना होगा तो 30 गुणे 60, 6 18, देखो 6 18, और जैसे हमने कहा 6 18 तो ऊपर 900 नीचे 1800, सही तो है ये भी एकदम। तो 8000/2, 8000/2 कितना आ गया सर 500 वाट आ गया। तो 500 वाट हमारा क्या हो गया सर 500 वाट तो हमारी आउटपुट पावर हो रही। और भाई साहब ने दक्षता 50% दे रखी है, तो जब दक्षता 50% दे रखी है तो आपको 1/2 यहां लगाना होगा। तो इनपुट पावर 8000 वाट। भाई साहब ये पूरी कैलकुलेशन एकदम सही है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है, कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना होगा कि 8 आंसर को जो है अपनी तरफ से 8000 वाट बनाना होगा, है ना। तो हम लोग लास्ट वाला जो आंसर है ना, इस लास्ट वाले आंसर को हम लोग 8000 वाट बना देते हैं। देखो जब पूरी कैलकुलेशन ही सही है, ओके, तो 8000 वाट हमने लास्ट वाले आंसर को बना दिया है। तो फिलहाल हम लोग ऑप्शन नंबर डी लगा दे, पूरी कैलकुलेशन सही है। या तो डेटा गलत होगा, यहां पर 50% की जगह 100% होगा। अरे यार 100% होता 8 होता, और 8 का मतलब फिर 500 आंसर आ जाता, लेकिन वैसा भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये ना कि आपको कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना चाहिए कि क्या लगाना है हम लोगों को। नेक्स्ट आइए, समान द्रव्यमान के 2 पिंड जिनके रैखिक समवेत 2 और 3 है। बच्चों इन्होंने बोला है समान द्रव्यमान के 2 पिंड जिसका समवेत का अनुपात दिया है 2 और 3, लेकिन समान द्रव्यमान है, द्रव्यमान समान है। इन पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात बताइए। तो आप बताओ गतिज ऊर्जा T बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो कहना गतिज ऊर्जा T बराबर फॉर्मूला होता है P² / 2m। एक हाफ mv² भी होता है और एक ये भी होता है, लेकिन हाफ mv² नहीं लगाएंगे क्योंकि बात यहां संवेग की हो रही है। किसकी हो रही है बात, संवेग की हो रही है। अब इन्होंने समान द्रव्यमान बोल दिया, यानी द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट है, देख लो। तो K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बताइए क्या होगा सर P² होगा। तो अगर P का अनुपात 2 और 3 है तो T का अनुपात कितना हो जाएगा सर, T का अनुपात हो जाएगा 4:9, 4:9। तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, ये लीजिए 5:3 भार के 2 आदमी हैं। मतलब यहां पर सबसे पहले भार का सीधा सा मतलब क्या होता है, बल। सर इन्होंने बल का अनुपात दे दिया 5:3, या भार बोल दो, ठीक है। एक सीढ़ी, 2 आदमी एक सीढ़ी पर 11:3 के समय में चढ़ते हैं। बच्चों यहां पर समय का भी अनुपात दे दिया 11:9, ये दे दिया। तो बताइए चढ़ते समय प्रथम की शक्ति और द्वितीय की शक्ति का अनुपात बताइए। आपको पावर का अनुपात बताना है। आपको किसका अनुपात बताना है सर, आपको पावर का अनुपात बताना है। तो पहले आप मुझे ये बताओ पावर के फॉर्मूले में क्या होता है। कहना पावर के फॉर्मूले में कार ऊपर होता है, समय नीचे, और कार का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन। लेकिन चढ़ना तो दोनों की सीढ़ी है तो विस्थापन बराबर हो जाएगा। अब देखो ऊपर बल नीचे समय, ऊपर बल नीचे समय। तो बच्चों ये जो अनुपात बनेगा ऊपर बल नीचे समय, सर यही अनुपात हमारे पावर का अनुपात हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब, बस आप इसको थोड़ा सही कर लो। सही कैसे चलोगे सर, 3:9 है ना सर। 3:9 को हम लोग 8 यहां पर 8/3 हो जाएगा। 33 से मल्टीप्लाई कीजिए या फिर 3 मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे में 3 मल्टीप्लाई भी कर दिया जाता है। तो यहां 15:11 है ना, 15:11। सर 15:11 ये हमारी शक्ति का अनुपात आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये लो 12वां नंबर, ध्यान सुनिए, इसको भी बढ़िया सवाल है। यदि वेट को दुगना कर दिया जाए तो बताइए इनमें से क्या फर्क पड़ेगा। पहला पॉइंट में संवेग पूछा जा रहा है, दूसरे पॉइंट में गतिज ऊर्जा पूछी जा रही है। सर ये बोला है कि अगर हमने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो बताइए संवेग क्या होगा और गतिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। चलो आप पहले मुझे बताओ संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहना संवेग का फॉर्मूला P बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों m × v, और गतिज ऊर्जा K बराबर क्या होता है सर, K बराबर होता है P² / 2m है। लेकिन संवेग के पदों में थोड़ी ना है, हमें हाफ mv² पदों में, वेलोसिटी के पदों में बताना ना, ऐसे होता है। अब सवाल में ये था कि वेट को दुगना कर दिया
तो बच्चों मेरे अगर मैंने वेलोसिटी तो डबल कर दिया है और यहां देखो संवेग में सिर्फ वेलोसिटी आया है, तो सिर्फ वेलोसिटी आया है बच्चों, तो संवेग भी हमारा क्या हो जाएगा, तो कह देना सिर्फ वेलोसिटी आया है इसलिए संवेग भी हमारा दोगुना होगा। लेकिन यहां देखो v स्क्वायर आया है, अगर यहां v स्क्वायर आया बच्चों तो आप बताइए वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सर वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, वेलोसिटी 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बताइए कितना होता है, 4 होता है, यानी वेलोसिटी 4 गुना हो जाएगी। तो संवेग यहां दुगना, लेकिन गतिज ऊर्जा 4 गुनी, संवेग दुगना गतिज ऊर्जा 4 गुनी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। तो ऐसे कभी सवाल आए कि इसको दुगना करना है तो बताइए और किस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बात आपको क्लियर होगी। चलो 13वां नंबर देखिए, ये भी एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको सीख लीजिए, हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में फंस जाए, है ना। पहले आप इसको समझो, जैसे कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि मेरे पास एक रॉड है, मान लीजिए मेरे पास ये कोई रॉड है ना बच्चों, इस रॉड का जो द्रव्यमान है वो आप कैपिटल M मान लो और इसकी जो लंबाई है वो लंबाई आप L मान लो, ठीक है। ये एक सर रॉड है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M है और लंबाई कितनी है L, और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना है, मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक बीचों बीच है G। फिर ये सवाल आएगा कि अगर ये रॉड पहले जमीन में पड़ी है, कहां पड़ी है, जमीन में, और आपने क्या किया, इसके एक सिरे को पकड़कर इसको खड़ा कर दिया। मेरे भाई जैसे ही आप इसके एक सिरे को पकड़कर इस तरह से खड़ा करोगे ना, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने इसमें कुछ कार्य किया है। क्या किया है बच्चों, कार्य किया है। तो आपको पूछा जाएगा कि बताइए कितना कार्य किया है। तो याद रखना जब हम खड़ा करते हैं ना तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है, सर इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है वो यहां आ जाता है, देखो। तो लंबाई अगर L है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए कितना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो कह देना सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा L/2, इतना ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी कभी हम इसको खड़ा करते हैं और आपसे पूछा जाए कि भैया कितना कार्य करना होगा, तो कार्य के लिए आप mgh वाला जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो ना, इसमें इस h की जगह पे ये देखा होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर दिया है। तो बच्चों सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो L/2 ऊपर जाएगा, है तो L/2 ऊपर जाएगा, इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी L/2 ऊपर जाता है। ये h क्या होता है, h जो है ये हाइट होती है, लेकिन किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, ठीक है। चलो द्रव्यमान बताइए कितना है, ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान है 20 किलोग्राम, जी की वैल्यू तो 10 ले लो, लंबाई L कितनी है 4 मीटर बटे 2, ये देखिए। अब जरा गौर से देखिए तो यहां पर ये जो आंसर आने वाला है वो 400 जूल आने वाला है, लगभग 400 जूल, ठीक है। लेकिन देखो 400 जूल का कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर। मैं आपको बता दूं जी की वैल्यू आपने 10 रखी है, लेकिन जी की वैल्यू 10 थोड़ी ना होती, 9.8 होती है, 10 से कम होती है, इसलिए आंसर 400 से थोड़ा सा कम होगा, और 400 से थोड़ा सा कम बताइए आंसर कौन सा है, 392। तो ये एक सिरे को उठाकर सीधा खड़ा कर देने वाला सवाल था, और सीख लीजिए कि इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाता है जिससे कि आपका सवाल गलत ना हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, m द्रव्यमान का एक पिंड r त्रिज्या के पथ पे एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यदि इसका रैखिक संवेग p है तो आपको बताना है तड़ पे काम करने वाला त्रिज्यीय बल। बच्चों ध्यान रखना है, जो त्रिज्यीय बल होता है ना वो एक ऐसा फोर्स होता है जो त्रिज्या यानी रेडियल के अराउंड काम करता है, रेडियस के अराउंड। ध्यान रखना इसी बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, जो बल हमारा एकदम सेंटर या रेडियस के अराउंड काम करता है बच्चों, उसी बल को हम लोग अपना सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, है ना। तो याद रखना ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अभिकेंद्रीय बल होता है, इस अभिकेंद्रीय बल को निकालने का फॉर्मूला होता है mv² डिवाइड बाई r, mv² डिवाइड बाई r। लेकिन यहां पर जो फॉर्मूला इन्होंने पूछा है ना, ये संवेग के पदों में पूछ रहा है, आप देखिए ना संवेग के पदों में। तो संवेग के पदों में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा सर, इसीलिए ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखो भैया अगर ऊपर नीचे हम m से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा कुछ। अब आप बताओ m इंटू वी क्या होता है, सर m इंटू वी हमारा p होता है, और यहां पर बताइए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p² डिवाइड बाई m इंटू आर, है ना, p² डिवाइड बाई m इंटू आर। ये हमारा सवाल का सही आंसर है, देख लो। तो बताइए इसका सही आंसर p² डिवाइड बाई m r, ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन बताइए,
किसी वस्तु के संवेग में 20% की कमी कर दी गई। इन्होंने बोला है कि किसी वस्तु के संवेग में 20% की कमी कर दी, तो बताइए गतिज ऊर्जा। ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो, है ना। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा गतिज ऊर्जा होता है ना के, उस के को निकालने का फॉर्मूला होता है p² डिवाइड बाई 2m। और आपको ये बात साफ साफ पता चल रही है कि गतिज ऊर्जा जो के होती है बच्चों, वो p² के समानुपाती है, p² के समानुपाती है। बोला क्या जा रहा है, किसी वस्तु के संवेग में 20% की कमी कर दी गई, है ना। मान लीजिए कोई वस्तु का संवेग है, उसको आपने 20% घटा दिया। 20% घटा देने का मतलब क्या हुआ कि जो संवेग पहले 100 था, बताइए वो संवेग कितना हो गया, 80 हो गया। यही मतलब हुआ बच्चों, जो पहले संवेग 100 था वो 80 हो गया। इसका अर्थ है कि संवेग को आपने 20% घटा दिया। अब आप बताओ जरा, इसको आप क्या लिख सकते हो? सर इसका अर्थ क्या ये भी निकाला जा सकता है कि जो संवेग पहले 10 था, जो संवेग पहले 10 था उसको आपने 8 कर दिया, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। अब इसी बात को हम गतिज ऊर्जा के टर्म में लिखेंगे, के के टर्म में लिखेंगे। तो बच्चों के के बारे में क्या कहोगे, तो कहना के के बारे में आप कहोगे भाई, के फॉर्मूले में देखो स्क्वायर है, p² है, तो के फॉर्मूले में यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और यहां पर 8 का स्क्वायर 64, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ सर? इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा गतिज ऊर्जा पहले 100 थी, वो गतिज ऊर्जा 64 हो गई। देख लीजिए, अरे घट गई ना, कितनी घटी? तो कह देना 100 से 64 हो गई, तो गतिज ऊर्जा 36% घटी। कितने परसेंट? 36% घटी। तो सीधा सीधा बताइए इसका उत्तर जो होगा वो 36% के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये बड़ा खास सवाल है कि जिसके बारे में पहले बोला जाए उसको अच्छे से लिख लीजिए, फॉर्मूले से समझिए कि क्या फॉर्मूला इस्तेमाल होना चाहिए, फिर आप आंसर लगा दीजिए। नेक्स्ट आइए, चलो 16वां बच्चों, 16वां नंबर सवाल देखिए क्या। किसी कण का वेग, इन्होंने बोला है कि किसी कण का जो वेग है v, उसके बारे में दिया है 10 + 2t²। फिर बोला है 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच औसत त्वरण बताइए। सर 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच औसत त्वरण बताना है, तो पहले एक काम करो, त्वरण पहले निकाल तो लो। तो आप सबको पता है कि जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कराते हैं dv/dt, तो वो त्वरण निकल आता है। तो जैसे आप यहां वेलोसिटी का अवकलन कराएंगे तो 10 का अवकलन 0, और बच्चों t² का अवकलन होता है 2t, और जैसे ही आप 2t करेंगे तो देखिए 4t। तो एक्सेलरेशन का जो मान निकल के आया, सर एक्सेलरेशन का जो मान निकल के आया वो बताइए किसके साथ निकल के आया, 4 × t। 4 × t ये हमारा एक्सेलरेशन है। लेकिन हमें कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए? हमें तो 2 सेकेंड और 4 से 5 सेकेंड के बीच एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो हम लोग पहला एक्सेलरेशन निकालेंगे, जब यहां 2 सेकेंड रखेंगे तो 2 रख दीजिए, 4 दूनी 8 मीटर/सेकेंड², है ना। दूसरा हम लोग एक्सेलरेशन a2 जो निकालेंगे वो 5 सेकेंड रख निकालेंगे। पहले 2 सेकेंड रख निकाला, अब 5 सेकेंड रख निकालिए। तो जैसे ही 5 सेकेंड रखेंगे तो 5 × 20, तो यहां पर बताइए दूसरा एक्सेलरेशन आ जाएगा 20 मीटर/सेकेंड²। ये देखो, अब आप बताओ दोनों का औसत क्या? हाँ, तो कह रहा अगर इन दोनों का हमें सर एवरेज लेना है तो अब तो बहुत आसान हो गया कि एवरेज एक्सेलरेशन जो हो जाएगा सर, वो पहले वाला 8, बाद वाला 20, 8 + 20/2, है ना। 8 + 20/2, बताइए इसका आंसर हो जाएगा 14 मीटर/सेकेंड²। ये हमारे सवाल का सही उत्तर होगा 14, ऑप्शन नंबर डी। था ना आसान सवाल? कठिन नहीं था, एकदम आसान था। चलो नेक्स्ट आइए, अगला बताइए। ये लो बच्चों, बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। बल के बारे में बताइए इनमें से कौन सा गलत है? सही नहीं, गलत बता रहा है। पहला देखिए, इसका सीजीएस यूनिट डाइन है, ये तो सर सही है एकदम, बल का सीजीएस यूनिट डाइन होता है। बल सदिश राशि एकदम सही। यह एक तरह का धक्का और खिंचाव होता है, ये भी सही। लेकिन ये जो लिखा है ना, इसका विमीय सूत्र गलत है भैया। बल का विमीय सूत्र mLt-2 होता है। बोलो mLt-2 होता है, और तुमने लिखा mLt-1। नहीं सर, ये वाला पॉइंट हमारा टोटली गलत है ना। बाकी ये हमारे सही है। तो इन्होंने क्या पूछा था सर? आपने गलत वाला पूछा था, ऑप्शन नंबर हमारा डी सवाल का सही आंसर। गलत पूछा था ना आपने। नेक्स्ट 18वां, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे आधारित सवाल है। 500 मीटर ऊंची मीनार की किसी झील में छोड़े गए पत्थर की पानी से टकराने की बाद ध्वनि कुछ देर बाद आती है। आप समझो पहले इस बात को। आपने 500 मीटर की ऊंचाई से एक पत्थर छोड़ा, कुएं में जाके गिरा, लेकिन जो ध्वनि आई वो थोड़ी देर बाद आई। तो बताइए यह समय अंतराल क्या होगा? तो देखो भाई, जब आप पत्थर को ऊपर से नीचे छोड़ोगे, ऊपर से नीचे छोड़ोगे,
तो नीचे क्या है सर, नीचे हमारा कुआं है। नीचे क्या है सर, नीचे हमारा कुआं है। हॉट है, तो नीचे हमारा कुआं है। ये देखिए मैंने ये कुआं बना दिया सर। नीचे हमारा क्या है सर, नीचे हमारा इस तरह से कुआं है। तो आप बताओ ये जो हमारा पत्थर है, ये पत्थर कितनी ऊंचाई के साथ गिरा है, 500 मीटर की ऊंचाई के साथ। तो पहले पत्थर नीचे आएगा एक वो समय, और फिर जैसे यहां से ध्वनि निकलेगी तो ध्वनि ऊपर जाएगी एक वो समय। तो आपको दोनों समय को उठा के जोड़ना पड़ेगा, यानी पत्थर के नीचे आने का समय t1 और ध्वनि के ऊपर जाने का समय t2, दोनों को उठा के जोड़ दीजिए, तब कहीं जाके आपका आंसर निकलेगा है। तो याद करो, जब आपको कोई पत्थर ऊपर से नीचे गिराया जाता है ना, तो जमीन तक पहुंचने का जो समय t1 होता है उसका फॉर्मूला होता है √2h/g। याद रखिएगा, ऊपर से जब नीचे पत्थर गिराया जाता है तो जमीन तक पहुंचने का समय t1 बराबर होता है √2h/g। वैल्यू देखिए, रूट में 2, h का मान कितना है सर, h का मान 500 मीटर है, और g की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 10 होती है। g की वैल्यू 10 होती है। तो फटाफट जल्दी से आप यहां पुट करेंगे तो वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी। सब कुछ सही चल रहा है, ओके सही तो चल रहा है यार। ये कट गया, 50 दूनी 100 बच्चों, 50 दूनी 100, 100 का √10 सेकेंड। तो पत्थर को नीचे आने का समय 10 सेकेंड हो गया। हाँ, लेकिन जब ध्वनि यहां से ऊपर जाएगी ना, तो ध्वनि को ऊपर जाने का समय हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। तो आप मुझे बताओ दूरी कितनी है सर, दूरी है 500 मीटर। और रही बात चाल, तो आपको पता है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है। तो कहना ध्वनि की जो चाल होती है बच्चों, वो लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होती है। 332, तो 500 बटे अगर 332 करेंगे तो वो लगभग 1.5 सेकेंड होगा, 1.5 गुना होगा अप्रॉक्स है। तो बताइए अगर टोटल समय की बात करेंगे कि बताइए टोटल समय कितना है, तो पत्थर को नीचे आने का समय 10 सेकेंड, ध्वनि को ऊपर जाने का समय 1.5 सेकेंड। तो आंसर जो जाएगा वो हमारा किसके साथ जाएगा सर, आंसर जाने वाला है तुम्हारा 1.5 सेकेंड के साथ, 11.5 सेकेंड के साथ, है ना। तो आंसर इसका किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला उत्तर सही। देख लीजिए, नेक्स्ट आइए अगला 19। बच्चों 19 नंबर सवाल, ये भी मोशन का है, बहुत प्यारा सवाल है। एक कार को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है। दी गई ऊर्जा उस ऊर्जा से कितने गुना होगा जो कार को विराम अवस्था से 10 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित करने के लिए आवश्यक है। बहुत बड़ी सवाल। अरे इन्होंने ये बोला है कि किसी कार की वेलोसिटी को जब मैं 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ाकर कितना करता हूं, 20 मीटर पर सेकेंड करता हूं, तो उसके लिए क्या दिया जाता है, ऊर्जा दी जाती है, एनर्जी दी जाती है ना। तो वो एनर्जी उस एनर्जी से कितने गुना होगी जब इसकी गति को 0 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाना है ना। तो आपको बताना है कि अब जो दी जाने वाली ऊर्जा होगी, इस ऊर्जा से ऊपर वाली ऊर्जा कितने गुना होगा। प्रश्न ये है, आप मेरे हिसाब से लाइन समझ पा रहे हो। एक कार को 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित करने के लिए दी गई ऊर्जा, यानी याली बात की जा रही है, उस ऊर्जा से कितनी गुनी होगी जो कार को विराम अवस्था से 10 मीटर पर सेकेंड, इससे कितना गुना होगा, है ना। तो बच्चों मैं आपको पहले बता दूं, जो भी हमारी दी जाने वाली ऊर्जा होती है, जब वेलोसिटी बदलती है, तो वेलोसिटी बदलती है तो दी जाने वाली जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी सर वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होती है। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है हाफ m, और आगे बताइए क्या होता है, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये होता है। तो जो भी हमारा आएगा ना, वो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर में ही आएगा। आप मुझे बताओ, यहां 400 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100। तो बच्चों यहां 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, तो अंतर कितना हो गया सर, अंतर हो गया 300, है ना। यहां ये सर, यहां 10 का स्क्वायर 100, 0 का स्क्वायर 0, तो यहां अंतर कितना हो गया सर, यहां अंतर हो गया 100, ऊपर 300 यहां 100। तो आप बताइए पहले वाली ऊर्जा इस बाद वाली ऊर्जा की कितनी गुनी है, तो कह देना सर 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो सवाल का जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, 3 टाइम्स ऑप्शन नंबर डी। बहुत प्यारा सवाल था, मतलब मजेदार क्वेश्चन था ये, ठीक है।
और ध्यान रखना ये सवाल इसी तरह से सॉल्व हो रहा और कोई तरीका ही नहीं है। 20वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्य के संबंध में गलत है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक कार्य के संबंध में गलत है, गलत बताना, कार्य के संबंध में। वर्क सीजीएस यूनिट अर्ग होती है, बिल्कुल एकदम सही। देखना वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। एसआई यूनिट वर्क की कितनी होती है, जूल होती है। और याद रखना वर्क की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है सर, अर्ग होती है। इनमें संबंध भी होता है, याद रखना 8 जूल में 10⁷ अर्ग होता है। ये सर सही है। सर ये एक सदिश राशि, गलत, कार्य सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है पहली बात तो। अरे इसका विमी सूत्र ml2t-2 होता है, सर ये सही है। हाँ, तो बच्चों आपने कहा था कि कार्य के बारे में गलत बताओ, तो गलत तो मुझे सिर्फ बी वाला आंसर मिला है, सिर्फ बी, यह सदिश राशि। जबकि इसका सीजीएस यूनिट अर्ग होता है, ये एकदम सही है। ध्यान रखना कार्य की एसआई यूनिट जूल और सीजीएस यूनिट अर्ग। अर्ग को हम डाइन सेंटीमीटर भी लिखते हैं और जूल को न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, है ना। जूल का मतलब क्या होता है, तो कहना जूल का मतलब होता है न्यूटन मीटर, और बच्चों अर्ग का मतलब क्या होता है, डाइन सेंटीमीटर। नेक्स्ट गलत पूछा था उन्होंने। अगला सवाल देखिए, मूर्त रूप से गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती है। बच्चों जब भी कभी ऊपर से कोई पिंड गिरता है तो हमेशा इस बात को याद रखना, जब भी कभी ऊपर से कोई पिंड गिरता है तो प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होती है। तो उन्होंने बोला है तय की गई दूरी किसके समानुपाती है, तो आप लगा दो ना गति का दूसरा समीकरण, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो, देख लीजिए। और अगर प्रारंभिक वेलोसिटी मेरे भाई 0 है, ये 0 है, तो चली गई दूरी देखिए किसके समानुपाती आ रही सर, टी स्क्वायर के समानुपाती आ रही। तो जब भी कभी ऊपर से नीचे कोई पिंड गिरता है तो चली गई दूरी हमेशा टी स्क्वायर के समानुपाती आती है। तो बताइए इसका आंसर किसके साथ जाएगा, गिरने में लगे समय का वर्ग। ये देखिए ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर होगा, गिरने में लगे समय का वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हेलो 22वां नंबर। बच्चों 22वां नंबर सवाल यह है कि द्रव्यमान m के एक कण को एक समय t के लिए एक स्थिर बल F द्वारा कार्य किया जाता है। एक अंतराल t के बाद गतिज ऊर्जा बताओ। ठीक है भैया, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। वैसे आपको मैं बता दूं, गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो गतिज ऊर्जा का वैसे तो फॉर्मूला हाफ m इंटू वी स्क्वायर होता है। हमारे फॉर्मूले में द्रव्यमान है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो वेलोसिटी निकालना है गति के पहले समीकरण से, v बराबर u प्लस at से। और साफ साफ लिखा हुआ था कि जब स्थिर बल लगाते हैं तब मोशन आएगा। तो जब स्थिर बल लगाओगे तब मोशन आएगा, तो बच्चों पहली वाली वेलोसिटी हो जाएगी 0। लेकिन हम a की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, a की जगह पे F बटे m। भाई एक्सेलेरेशन a बराबर क्या होता है, फोर्स बटे द्रव्यमान, F बटे m होता है। तो हम लोग जल्दी से यहां पर k की जगह पर हाफ m, उसी तरह से सर ये v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर है तो f स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, है ना। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही आंसर किसके साथ जाएगा, m से m कैंसिल। तो गतिज ऊर्जा k बराबर बताइए कितना हो जाएगा, f स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ये हो जाएगा f स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, f स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो काफी बेहतरीन प्यारा सवाल, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए 23वां नंबर, ये सवाल बढ़िया, ध्यान से सुनना सवाल क्या बच्चों। 23 नंबर बोला जा रहा है कि एक पिंड त्वरण के साथ आराम से चलता है, आराम का मतलब प्रारंभिक वेलोसिटी 0 और स्थिर त्वरण है, ये देखिए, यानी एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है और प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है। निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ तय की दूरी और गतिज ऊर्जा के बीच होगा। मतलब देखो वाई एक्सिस में गतिज ऊर्जा है और एक्स एक्सिस में चली रही दूरी है, दूरी दोनों ने एक्स ले रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो भैया, तो आप मुझे बताओ, हम लोग यहां पर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हाफ m इंटू वी स्क्वायर, है ना। हमें ग्राफ जो खींचना है वो गतिज ऊर्जा और विस्थापन x के बीच खींचना है। तो विस्थापन x अगर हमें अपनी पिक्चर में लेके आना है, अर्थात टाइम नहीं लाना है, तो हम गति का पहला समीकरण लगाए
तीसरा लगाया। बच्चों अगर पहला समीकरण लगाया तो फॉर्मूले में समय आ जाएगा, तीसरा लगाया तो फॉर्मूले में विस्थापन आ जाएगा। तो आपको पता है कि गति का जो तीसरा समीकरण होती है, तीसरी इक्वेशन होती है, वो होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। बच्चों प्रारंभिक वेलोसिटी 0 है, इसलिए 2a और विस्थापन h की जगह हमें x लिखना होगा। चलो लिख दीजिए। आप बताओ यहां से t बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो t बराबर हाफ m और v स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 2ax हो गया, 2ax। चलो लेकिन स्क्वायर भी तो कराओगे भैया, स्क्वायर ऐसे ही हो रहा है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा सॉरी देखो सर पूरा का पूरा वी स्क्वायर ही तो 2ax है, तो हमने 2ax लिख दिया है ना। तो साफ साफ पता चल रहा है, देखो सर द्रव्यमान हमारा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो गतिज ऊर्जा जो k है वो h के समानुपाती आ गया। देख लीजिए सर गतिज ऊर्जा k h के समानुपाती आ गया, और जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, तो आने वाला कर्व ग्राफ नहीं आएगा। और बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये बताता है कि k कांस्टेंट है, लेकिन यहां k समानुपाती x से, अर्थात y समानुपाती x का ग्राफ आएगा, और y समानुपाती x का ग्राफ बच्चों ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है, समझे ना। तो ये भी बेहतरीन सवाल था, आगे बढ़िए। ये लो, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार ग्रह को सूर्य के से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह बताइए किस राशि के संरक्षण पे काम करती है। बच्चों ध्यान रखना, सूर्य और पृथ्वी को मिलाने वाली जो रेखा है वो समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यह केपलर का दूसरा नियम है, और केपलर का जो दूसरा नियम होता है वो एक राशि के कंजर्वेशन पे काम करता है, वो होता है एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। याद रखना कोणीय संवेग मतलब जे हमारा कांस्टेंट होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसको हम लोग और इलेबोरेट करते हैं तो कहते हैं कि v इंटू आर का गुणनफल कांस्टेंट होता है। तभी तो देखिए जब पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक होती है, यानी आर का मान बहुत कम होता है, तो वेलोसिटी ज्यादा होती है। और बच्चों ध्यान रखना आर का मान ज्यादा होता है तो ध्यान रखना वेलोसिटी कम होती है ना। तो कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। चलो आगे का 20वां क्वेश्चन 25 लास्ट सवाल है। पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में क्या मिलाया जाता है? यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है बच्चों, याद रखना। हम लोग पेट्रोल के साथ एक और कंपाउंड मिलाने लगे हैं जिसका नाम है इथाइल अल्कोहल, है ना। और याद रखना जब हम पेट्रोल और इथाइल अल्कोहल दोनों आपस में मिला देते हैं तो हम इसको एक नाम से भी जानते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं गैसोहॉल। क्या नाम बोला जाता है? गैसोहॉल बोलते हैं। बात समझ रहा है? अब ये इथाइल अल्कोहल का ही दूसरा नाम क्या है बच्चों? इसी को हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं, है ना। तो पेट्रोल में ध्यान रखना एथेनॉल मिलाने लगे हैं, इथाइल अल्कोहल मिलाने लगे। और मात्रा भी सुन लीजिए, पेट्रोल की मात्रा 90% होती है और इथाइल अल्कोहल की मात्रा 10% होती है। जब ये दोनों चीजें मिल जाती है तो बताइए क्या बना देता है? गैसोहॉल बना देता है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये सेशन? आज के हमारे 25 क्वेश्चन पूरी तरह से फिनिश हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वाला सेशन बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। और इसका ये चौथा सेट था, अभी हम इसका 5वां सेट भी इसका अपलोड कर देंगे बहुत जल्दी। और इसकी पीडीएफ बगल में असाइनमेंट में, तो आप पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और 29 तारीख की आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। पहले हेड रेडियो ऑपरेटर और पहले कह सकते हो कि हमारा वर्कशॉप ऑफिशियल का पेपर है, तो मैं जल्दी से जल्दी इसको फिनिश कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वो सारे टॉपिक भी फिनिश हो जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।